0 परसेंटाइल, -40 मार्क्स। नीट पीजी काउंसलिंग में रिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ इतना नीचे ला दिया गया कि नेगेटिव स्कोर वाले कैंडिडेट भी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट सीट के लिए एलिजिबल हो गए। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी नहीं है, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की खुद की जारी की हुई नोटिफिकेशन है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ भी 50 परसेंटाइल से गिराकर 7 परसेंटाइल पर आ गया। पर ध्यान दीजिए, रिजर्व कैटेगरी में सीधा शून्य से नीचे चला गया। ये मामला जनवरी 2026 का है और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जंतर मंतर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट और नीट पेपर लीक के मुद्दे के बाद आज का युवा एक और आवाज उठा रहा है, एक और आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जिसके मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। और ये कोई पार्टी नहीं है, ये बस एक गुस्सा है और एक सवाल है, क्या ये गुस्सा जायज है? अगर रिजर्वेशन का मकसद इक्वालिटी लाना था तो क्या आज की व्यवस्था वाकई इक्वालिटी पैदा कर रही है या एक नई जनरेशन खुद को सिस्टम से बाहर महसूस कर रही है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर ज्योति त्यागी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड रिसर्चर, और आज से शुरू कर रही हूं एक नई सीरीज समता 2.0, द फ्यूचर ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया। मैं शुरुआत से ही साफ कर दूं, ये सीरीज हिस्टोरिकल इनजस्टिस को डिनाई नहीं करती। भारत में सदियों तक ऐसे समुदाय हैं जिन्हें एजुकेशन और पब्लिक लाइफ से दूर रखा गया सिर्फ जाति के आधार पर, जहां जन्म किसी की योग्यता तय करता था। ये सच्चाई है, कोई बहस का मुद्दा है ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि भारत पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो ले आया, बस सोशल डेमोक्रेसी अभी अधूरी है। लेकिन एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? वो अपने कानूनों और नीतियों को समय समय पर समीक्षा करता है, क्योंकि समाज बदलता है, अर्थव्यवस्था बदलती है, शिक्षा बदलती है, तो पॉलिसीज भी इवॉल्व होनी ही चाहिए। यही सवाल मैं इस सीरीज में पूछना चाहती हूँ। क्या रिजर्वेशन पॉलिसी इवॉल्व हुई है या वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन चुकी है? ध्यान दीजिए, आज रिजर्वेशन केवल कॉलेज एडमिशन तक सीमित नहीं है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है, गवर्नमेंट जॉब्स में है, प्रमोशन में है, एज रिलैक्सेशन में है, क्वालिफाइंग मार्क्स में है, अटेम्प्ट्स में है, स्कॉलरशिप में है, हॉस्टल में है, रिजर्वेशन फेलोशिप, रिसर्च फेलोशिप्स में है, रिक्रूटमेंट रूल्स में है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में है, और अब कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन की भी मांग कर रहे हैं। यानी जो व्यवस्था कभी सीमित सरकारी नौकरियों तक थी, अब पूरी इकोनॉमी तक जाएगी। ये सवाल केवल पॉलिटिक्स का नहीं है, ये भारत की प्रोडक्टिविटी का है, इन्वेस्टमेंट का है, एम्प्लॉयमेंट का है, फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस का भी सवाल है। और यहीं से शुरू होता है एक असली डिबेट। अगर इक्वालिटी का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो क्या सभी स्टूडेंट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी से compete कर रहे हैं? क्या दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक जैसी मेहनत की, उनकी क्वालिफाइंग स्कोर भी एक जैसा है? क्या कंपटीशन की स्टार्टिंग लाइन सबके लिए समान है या हमने अलग अलग स्टार्टिंग लाइंस बना दी हैं? जनरल कैटेगरी के लाखों स्टूडेंट्स क्या महसूस कर रहे हैं? इस देश के लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, ना इंडस्ट्रियलिस्ट के, ना बड़े शहरों के एलिट स्कूल में पढ़े हैं, ना एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। उनके पिता किसान हो सकते हैं, छोटे दुकानदार हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, डेली वेज वर्कर भी हो सकते हैं। लेकिन उनकी कैटेगरी देखकर, उनकी जाति देखते ही उनके प्रिविलेज का फैसला कर दिया जाता है। क्या प्रिविलेज केवल कास्ट तय करती है या इनकम भी, स्कूल भी, पेरेंट्स भी, एजुकेशन भी, विलेज और सिटी का फर्क भी, न्यूट्रिशन भी, लैंग्वेज भी, डिजिटल एक्सेस भी, कोचिंग अफोर्डेबिलिटी भी? क्या एक गरीब जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट ऑटोमेटिकली प्रिविलेज्ड है या ये एजम्पशन भी अब जांचने की जरूरत है? एक और सवाल, आज ईडब्ल्यूएस कोटा है लेकिन सिर्फ 10%। क्या ये काफी है? क्या इकोनॉमिक डिसएडवांटेज और सोशल डिसएडवांटेज को एक ही पॉलिसी से एड्रेस किया जा सकता है या दोनों के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क्स होने चाहिए? अब एक और बात करते हैं 50% कैप की। 1992 का आपको इंदिरा सोहनी का जजमेंट याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रिजर्वेशन सामान्यतः 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट का मानना था कि अगर रिजर्वेशन से ज्यादा होगा तो इक्वालिटी का कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन आज तमिलनाडु में लगभग 69% रिजर्वेशन, कर्नाटका में भी बढ़ गया है, झारखंड में 70% से अधिक हुआ है, बिहार ने 65% से आगे जाने की कोशिश की, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रोक दिया। तो सवाल उठता है, क्या 50% कैप अब केवल किताबों में बचा है? अगर राज्यों में से लगातार बढ़ाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से फिर से फ्रेमवर्क रिव्यू करना चाहिए या नहीं? अब सबसे कठिन सवाल, क्रीमी लेयर। आज ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का सिद्धांत मौजूद है, लेकिन एसटीज में क्यों नहीं? और दूसरा सवाल, क्या इनकम ही क्रीमी लेयर तय करेगी या वेल्थ, एसेट, पेरेंट्स की गवर्नमेंट रैंक,
एजुकेशन, अर्बन एडवांटेज, इनहेरिटेड प्रिविलेज। अगर एक आईएएस ऑफिसर का बेटा, अगर एक एमपी, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट या करोड़पति प्रोफेशनल के बच्चे बार बार रिजर्वेशन का लाभ लेते रहे तो क्या वंचित व्यक्ति तक ये पॉलिसी वास्तव में पहुंच रही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि रिजर्वेशन के अंदर ही इनइक्वालिटी पैदा हो रही है। तो फिर क्या बेनिफिट्स हमेशा उन्हीं फैमिलीज तक घूमता रहेगा? क्या रिजर्वेशन का उद्देश्य एक परमानेंट बेनिफिशियरी क्लास बनाना है या सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को आगे लाना? अब एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या रिजर्वेशन लाइफ टाइम बेनिफिट होना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति ने रिजर्वेशन के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त की, सरकारी नौकरी प्राप्त की, उच्च पद प्राप्त किए, तो क्या अगली पीढ़ी को भी उसी लेवल का रिजर्वेशन मिलना चाहिए? यह पॉलिसी का उद्देश्य परिवार को ऊपर उठाना था ताकि अगली पीढ़ी बिना रिजर्वेशन के compete कर सके। ये प्रश्न किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, पॉलिसी डिजाइन के बारे में है। एक और बहस जिस पर बहुत कम चर्चा होती है, रिजर्वेशन केवल एंट्री तक सीमित नहीं है। प्रमोशन में रिजर्वेशन पर वर्षों से कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल बहस चलती रही है। तो सवाल ये है, क्या इक्वालिटी का मतलब एंट्री तक सपोर्ट है या पूरी सर्विस करियर तक? इसका इम्पैक्ट गवर्नेंस पर क्या है, एफिशिएंसी पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोरल्स पर क्या है? इन सभी सवालों पर एविडेंस क्या कहता है? हम आगे आने वाले एपिसोड्स में इन सब पर बात करेंगे। अब एक और नई मांग आई है, प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन। अगर प्राइवेट कंपनीज पर भी ये रिजर्वेशन लागू किया जाता है तो इसका असर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट पर, हायरिंग पर, एमएसएमईज पर, फॉरेन कंपनीज पर, इनोवेशन, स्टार्टअप्स। क्या दुनिया में अन्य देशों में इस तरह के मॉडल सफल हुए हैं या भारत एक बिल्कुल नया प्रयोग करने जा रहा है? और अब सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शब्द, मेरिट। क्या मेरिट सिर्फ मार्क्स हैं? क्या मेरिट सिर्फ कोचिंग है? क्या मेरिट सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग है? नहीं ना। लेकिन क्या मेरिट का कोई अर्थ नहीं बचता? ये भी गलत होगा। तो मेरिट आखिर है क्या? क्या मेरिट में मेहनत शामिल है, अपॉर्चुनिटीज शामिल है, स्कूलिंग शामिल है, फैमिली बैकग्राउंड शामिल है? इन सबको कैसे बैलेंस किया जाए, यही इस सीरीज का उद्देश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आज अगर कोई स्टूडेंट रिजर्वेशन पर सवाल पूछता है तो कई बार उसे तुरंत लेबल मिल जाता है, एंटी रिजर्वेशन, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिविलेज्ड, अपर कास्ट माइंडसेट, ब्राह्मणवाद। लेकिन लोकतंत्र में पॉलिसी पर सवाल पूछना कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला नहीं होता, बल्कि ये लोकतंत्र की आत्मा है। अगर किसी पॉलिसी को 75 साल हो गए हैं तो उसको रिव्यू की मांग करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा ही है। और इस सीरीज में हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजेंगे। क्या रिजर्वेशन का कोई लॉजिकल एंड पॉइंट है? क्या इसे 10 साल में सीरियसली रिव्यू होना चाहिए? क्या पार्लियामेंट ने कभी इसकी मेजरेबल सक्सेस इवैल्यूएट की है? क्या रिप्रेजेंटेशन और इक्वालिटी एक ही चीज है? क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी मौजूद है? अगर है तो उसका समाधान क्या केवल रिजर्वेशन है या इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को अलग फ्रेमवर्क से देखना चाहिए? क्या जनरल कैटेगरी के गरीब स्टूडेंट्स के लिए 10% ईडब्ल्यूएस काफी है? क्रीमी लेयर का सही डेफिनेशन क्या होना चाहिए? इनकम, एसेट, पेरेंटल ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, अर्बन प्रिविलेज। क्या एक फैमिली कई पीढ़ियों तक रिजर्वेशन का लाभ लेती रहनी चाहिए? क्या प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन भारत की इकोनॉमी को मजबूत करेगा या कमजोर? क्या प्रमोशन रिजर्वेशन का मॉडल पुनर्विचार मांगता है? क्या रिजर्वेशन का उद्देश्य सोशल जस्टिस था या परपेचुअल एंटाइटलमेंट? क्या रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन वास्तव में युवाओं का स्पॉन्टेनियस आवाज है या उसके पीछे भी कोई संगठित राजनीतिक हित है? क्या एनजीओज, पॉलिटिकल ग्रुप्स और पार्टीज इस डिबेट को अपने अपने नैरेटिव के अनुसार इस्तेमाल कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत रिजर्वेशन 2.0 के लिए नहीं बल्कि इक्वालिटी 2.0 के लिए तैयार है? ये सीरीज किसी के अधिकार छीनने की मांग नहीं कर रहा, ये किसी समुदाय को दोषी भी ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा। ये एक इन्विटेशन है सोचने का, क्योंकि 1950 का भारत अलग था, 2026 का भारत अलग है, 2050 का भारत और भी अलग होगा। अगर पॉलिसी समय के साथ इवॉल्व नहीं हुई तो सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। अगर सवाल पूछना ही टैबू बन जाए तो समाधान कभी निकलेगा ही नहीं। इसलिए मैं ये सीरीज में निष्कर्ष के साथ शुरुआत नहीं कर रही, सवालों से शुरुआत कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ और खुली बहस के साथ। मैं हूं डॉक्टर ज्योति त्यागी और ये है समता 2.0, दिस फ्यूचर ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया। अगर आप चाहते हैं कि भारत में इक्वालिटी पर एक ईमानदार फैक्ट्स के साथ बिना किसी शोर शराबे वाली चर्चा हो तो इस सीरीज का हिस्सा बनिए, क्योंकि शायद अगले 25 सालों का भारत इसी बहस से तय होगा। मिलते हैं एपिसोड 1 में।